नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। जैसा कि अपन गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे थे और गुप्त वंश के बारे में अपन लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ ली है, जैसे कि जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। जानकारी के स्रोतों के अंदर अपन ने साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों की चर्चा कर ली है। जानकारी के स्रोतों में साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की अपन ने चर्चा कर ली है। ठीक है। दूसरी चीज अपन ने क्या जान लिया है, गुप्त कौन थे, गुप्तों का मूल स्थान क्या था, गुप्त कौन थे, गुप्त कौन थे, ये चीज अपन ने चर्चा कर ली। गुप्त जाट थे, ब्राह्मण थे या फिर वैश्य थे, कौन थे गुप्त वास्तव में, इस चीज की अपन ने चर्चा कर ली है। इसके अलावा अपन ने एक चीज ये जान ली है कि जब गुप्तों का उदय हो रहा था उस समय तात्कालीन भारत की स्थिति क्या थी। तात्कालीन भारत के कौन कौन से जगह पर कौन कौन राज कर रहा था, ये बात अपन ने कर ली थी। तात्कालीन भारत की स्थिति स्थिति इन तीन चीजों की अपन ने अभी तक चर्चा की है। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें अपन ने जान ली है और बहुत अच्छे तरीके से अपन ने समझने की कोशिश की है। ये मान के चलो क्वेश्चन शायद ही कोई गलत होएगा। और तीसरी चौथी बात अपन ने ये भी जान ली है, प्रारंभिक राजा, प्रारंभिक राजा। और प्रारंभिक राजाओं के अंदर मैंने बताया आपको कौन कौन से व्यक्तियों के बारे में। एक का नाम आता है श्रीगुप्त, दूसरे का नाम आता है, क्या नाम आता है दूसरे का, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद में कौन बनता है, घटोत्कच। घटोत्कच के बाद तीसरा कौन बनता है, चंद्रगुप्त प्रथम। इन तीन व्यक्तियों की अपन ने चर्चा कर ली है। ठीक है। जितना हमें जानना चाहिए था उतना अपन लोगों ने इन तीनों व्यक्तियों के बारे में जान लिया है। अब अपन अपनी अगली चर्चा की करते हैं, जो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र होता है और जिसे अपन लोग समुद्रगुप्त के नाम से जानते हैं और विद्वान उसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। व्यक्ति का नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, इसको लिच्छवी दोहित्र के नाम से भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि कुमार देवी के बताया जाता है, इतिहासकारों का मानना है कि लिच्छवी वंश में एक लड़की थी केवल, वो थी कुमार देवी। उनका कोई भाई वगैरह नहीं था, इस वजह से वो वंश आगे नहीं बढ़ पाया। इसलिए कुमार देवी का जो पुत्र था समुद्रगुप्त, उसे ही उत्तराधिकारी बनाया गया। तो अपना जो ये समुद्रगुप्त हो जाता है वो लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता है। इसके लिए गर्व से शब्द काम में लिया जाता है, लिच्छवी दोहित्र। ठीक है। तो ये हो जाता है अपना समुद्रगुप्त। इसके माता पिता की बात करें तो याद रखना, चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम, और माता का नाम क्या है, कुमार देवी। कुमार देवी। ठीक है। ये हो गई ये हो गई पिता, ये हो गई पिता और ये हो गई माता। पिताजी थे गुप्त वंश के, माताजी थी लिच्छवी वंश की। ठीक है। ये चर्चा अपन ने अभी तक की है। अब अगली चर्चा अपन करते हैं। तो अगली चर्चा अपन किस बारे में जानेंगे, समुद्रगुप्त के बारे में जानेंगे। और समुद्रगुप्त का जो कालक्रम है वो क्या रहेगा। सबसे पहले मैंने आपको चंद्रगुप्त का कालक्रम बताया था। इसका जो कालक्रम मैंने बताया था आपको 319 से लेकर के 335 तक बताया था। तो समुद्रगुप्त का काल 335 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है इसका, 375 तक, 375 एडी तक चलता है। याद रखना 375 ईस्वी तक इसका राज चलता है। तो ये चीज है समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है। समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, तो ये बताइए आप, समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी, समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी। पत्नी ऐसे लिखा जाता है क्या, हाँ जैसे भी हो आप बताइए। समुद्रगुप्त की वाइफ कौन थी, वाइफ, सबसे मस्त शब्द, हु इज द वाइफ ऑफ समुद्रगुप्त हैं। समुद्रगुप्त की
पत्नी का नाम, बीवी का नाम क्या था? कोई बता सकता है? चलो मैं बताता हूँ आपको। समुद्रगुप्त की बीवी का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त की बीवी का नाम क्या हो जाता है? समुद्रगुप्त का पत्नी का जो नाम था वो था दत्ता देवी। शायद आपने नाम सुना होगा, दत्ता देवी। यदि आपने इस टॉपिक के बारे में पहले कहीं पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इसकी पत्नी का नाम क्या था। इसकी पत्नी का नाम था दत्ता देवी। दत्त देवी के नाम से जान सकते हैं आप, दत्त देवी। ये थी कौन भाई? कौन थी ये थी कदम्ब वंश की राजकुमारी। कदम्ब वंश की राजकुमारी। ठीक है, ये चीज आप याद रख सकते हैं। इसके समुद्रगुप्त के पुत्र व पौत्र कौन थे? पुत्र व पौत्र कौन थे? विद्वानों के द्वारा बताया जाता है कि समुद्रगुप्त के कई सारे पुत्र थे और कई सारे पौत्र थे। एरण अभिलेख के अंदर हमें देखने को मिलता है। एरण अभिलेख में इसके अनेक पुत्र और पौत्रों के उल्लेख हमें देखने को मिलता है, लेकिन किसी का नाम लिखा हुआ नहीं मिलता है। ज़्यादातर हमें जो नाम लिखा हुआ मिलता है वो 2 व्यक्तियों का नाम मिलता है। पुत्र व पौत्र में आप ये मान के चलो, एक व्यक्ति हो जाता है अपना रामगुप्त, दूसरा हो जाता है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, ये 2 नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। समुद्रगुप्त के माता पिता चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी। इनकी पत्नी जो है वो दत्त देवी है, कदम्ब वंश की राजकुमारी है। इनके पुत्र व पौत्र की बात की जाए तो रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय नाम देखने को मिलता है, लेकिन एरण अभिलेख के अंदर हमें ऐसा मिलता है जैसे इनके काफ़ी सारे अनेक सारे पुत्र व पौत्र रहे होंगे। ऐसा हमें उल्लेख एरण अभिलेख में देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई इनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में। ठीक है, और एक चीज़ और, समुद्रगुप्त जब राजा बना था, इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। दूसरी बात अपन कर लेते हैं कि समुद्रगुप्त जो है वो जब राजा बनता है तो इसका घर वालों के साथ में संघर्ष चलता है। इसके भी भाई थे, समुद्रगुप्त के भी भाई थे, और समुद्रगुप्त के जो भाई थे उनका समुद्रगुप्त के साथ में संघर्ष चलता है। तो अब ये बताइए कि उत्तराधिकार के लिए समुद्रगुप्त का जो भाई था वो इनके साथ में संघर्ष करता है, और वो व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति था कच्छगुप्त। कच्छगुप्त, ये इसके साथ में संघर्ष चला। ठीक है, और बताया जाता है कि समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम ने भरी सभा में इसको अपना जो राजगद्दी थी वो दी थी। तो भरी सभा के अंदर समुद्रगुप्त को राजगद्दी मिली थी, ऐसा भी विद्वानों के द्वारा बताया जाता है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। कच्छगुप्त के साथ में इसका संघर्ष चलता है। तो ये हो गई पारिवारिक स्थिति जिसके अंदर माता पिता, पत्नी कौन से वंश की थी, किसके साथ में राज्यारोहण के समय संघर्ष चलता है। तो वो चीज़ मैंने आपको इसके बारे में बताया। और इस समुद्रगुप्त के जानकारी के स्रोतों की चर्चा करूँ तो जानकारी के स्रोतों में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है अपनी। एक तो हो जाती है, 2 तो हमें प्रशस्तियाँ मिलती हैं और 2 हमें ताम्रपत्र मिलते हैं। टोटल चीज़ें मिल रही है 4 इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं। इनमें से 2 हो जाती है अभिलेख। ठीक है, 2 हो जाती है अपनी प्रशस्ति। प्रशस्तियों में एक का नाम आता है प्रयाग। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, दूसरी प्रशस्ति अपनी आ जाती है एरण प्रशस्ति। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें अपनी प्रशस्तियाँ हो जाती है। 2 चीज़ें और हो जाती है जिन्हें अपन ताम्रपत्र बोलते हैं। ठीक है, ताम्रपत्र 2 मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिला है? एक नालंदा से और दूसरा
गया से, ये 2 हमें ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं और ये हमें प्रशस्तियाँ प्राप्त हुई है। तो ये जानकारी के स्रोत हो जाते हैं समुद्रगुप्त के। और सर्वाधिक जानकारियाँ जो हमें समुद्रगुप्त के बारे में देखने को मिलती है इन चीज़ों से मिलती है, इसके साथ में सिक्कों से भी हमें जानकारी मिलती है। दूसरी जानकारी का स्रोत हो जाता है सिक्के। सिक्के, समुद्रगुप्त के सिक्के के बारे में आप क्या जानते हैं? यदि किसी को पता हो तो बता सकता है कमेंट बॉक्स में। समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में आप क्या जानते हैं? आप प्रयाग प्रशस्ति के बारे में क्या जानते हैं? कोई बता सकता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं अपने लिए, इसलिए अपन इनको समझने की कोशिश करते हैं। ये सब जानकारी के स्रोत है समुद्रगुप्त के। सिक्के, 2 प्रशस्तियाँ और 2 ताम्रपत्र, इनको बोलेंगे अपन ताम्रपत्र। ताम्रपत्र, ठीक है, 2 ताम्रपत्र हमें प्राप्त होते हैं। और नालंदा का जो ताम्रपत्र है इसके बारे में आप ये याद रखना, ये 4थे वर्ष का है, 4वें वर्ष का, राज्यारोहण के 4वें वर्ष का। और गया का जो ताम्रपत्र है वो 9वें वर्ष का है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप याद रखना। अब बात करते हैं अपन प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप क्या जानते हैं, तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त ठीक है। और समुद्रगुप्त की अपन चर्चा कर रहे हैं। इसका जो शासनकाल मैंने बताया 335 से 375, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अपन प्रयाग प्रशस्ति, इस चीज की चर्चा करने वाला हूं। प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रयाग प्रशस्ति जो है वो कहाँ पर है वर्तमान में? तो ये प्रयाग प्रशस्ति वर्तमान में प्रयागराज में है, ठीक है। प्रयाग जानते हैं ना, प्रयाग अभी यहाँ पर कुंभ का मेला भी चल रहा है, किसी को पता हो तो इसके बारे में आप ये याद रखना, ये लिखी गई थी हरिसेन के द्वारा, हरिसेन द्वारा रचित, ठीक है। हरिसेन द्वारा रचित है। हरिसेन के बारे में आप क्या जानते हैं? हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के दरबारी रहे हैं। इनको दंडनायक, संधि विग्रहक और कुमारामात्य नामक प्रमुख उपाधियां भी हरिसेन को मिली हुई थी। तो हरिसेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति ही हमें जानकारी उपलब्ध करवाती है। और इसके बारे में यदि बात करें तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो एक चंपू काव्य है, चंपू काव्य। अब आप ये बताइए, यदि कोई हिंदी का छात्र है तो मुझे ये बताइए चंपू काव्य क्या होता है? क्वेश्चन लगा लेना भैया, चंपू काव्य क्या होता है? ये आपको सामान्य जानकारी के अनुसार पता होना चाहिए। गूगल पे जाइए, चेक कीजिए क्या होता है चंपू काव्य, ठीक है। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है वो चंपू काव्य ही है, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में यदि अपन चर्चा करें तो वैनसोंग ने ऐसी कोई उल्लेख नहीं किया है। वैनसोंग प्रयाग में घूम करके आया था बढ़िया तरीका से, लेकिन उसने प्रयाग प्रशस्ति का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसलिए माना जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति को कहाँ से लाया गया है? प्रयाग प्रशस्ति को जब वैनसोंग था उस समय ये नहीं थी, उसके बाद में शायद कौशाम्बी से लाया गया होगा। तो इसको कौशाम्बी से लाया गया, कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया। और प्रयाग के दुर्ग के अंदर यह एक 35 फुट, ठीक है, ऐसा ये मत हो जाता है अपना। प्रयाग से लाया गया, प्रयाग प्रशस्ति कौशाम्बी से लाया गया ऐसा माना जाता है, क्योंकि वैनसोंग उस समय घूम करके गया था। तो वहाँ पर वैनसोंग ने ऐसे कोई प्रयाग प्रशस्ति का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए विद्वान मानते हैं कि इसको कौशाम्बी से लाया गया होगा, ठीक है। इसको प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाशित किसने किया था? 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में ए ट्रायर द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। ए ट्रायर द्वारा प्रकाशन इसका किया जाता है,
ठीक है, तो ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट हो सकती है, नोट कर लेना। 1834 में ए ट्रायर द्वारा प्रयाग प्रशस्ति का प्रकाशन किया गया था। इतनी सारी चीज़ें आप प्रयाग प्रशस्ति के बारे में जान सकते हैं। और अभी अपन इसके प्रयाग प्रशस्ति में जितने भी अपने जो श्लोक लिखे हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अपन चर्चा करते हैं उन श्लोकों की, तो इन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। अब ये बताइए, प्रयाग प्रशस्ति में कई सारे श्लोक लिखे हुए हैं और प्रयाग प्रशस्ति के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। तो इसके अंदर समुद्रगुप्त के गुणों को और उसकी सैनिक सफलताओं का वर्णन मिलता है। कोई पूछे कि प्रयाग प्रशस्ति में क्या है, कोई आपसे पूछे कि प्रयाग प्रशस्ति में क्या है, तो आप बोलना समुद्रगुप्त। हमें समुद्रगुप्त के गुणों के बारे में पता चलता है, समुद्रगुप्त के गुणों का उल्लेख हमें मिलता है। इसके साथ में सैनिक सफलताओं का उल्लेख मिलता है, सैनिक सफलताएं। ठीक है, ये दो चीज़ों का हमें उल्लेख इसके अंदर मिलता है। इसके साथ में कई सारी चीज़ें और भी मिलती है, हमें जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें श्लोकों की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो प्रथम 2 श्लोक लिखे हुए हैं ना, ये मान के चलो आप प्रथम 6 शुरुआती 6 श्लोकों की बात करते हैं। तो इसके अंदर समुद्रगुप्त की शिक्षा, समुद्रगुप्त का उत्तरदायित्व और राजपद ग्रहण करने के संबंध में हमें उल्लेख मिलता है। क्या क्या चीज़ें मिलती है इसके अंदर? इसके अंदर हमें मिलता है, इन 6 श्लोकों के अंदर हमें क्या क्या मिलता है? शिक्षा की जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की। इसके अलावा उसके जो उत्तरदायित्व हैं, तो इसके जो उत्तरदायित्व हो जाते हैं, उत्तरदायित्व, ठीक है, उत्तरदायित्व हमें मिल जाते हैं। इसके साथ में और क्या मिलता है? तो उसके राजपद ग्रहण करने से संबंधित जानकारियाँ हमें प्रथम 6 श्लोकों से प्राप्त होती है। और यदि प्रथम 6 श्लोकों की बात की जाए तो इनमें से 2 शुरुआती 2 जो है 1 और 2, ये 2 स्पष्ट दिखाई नहीं, ठीक है, स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। प्रथम जो 2 श्लोक स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। चौथे और 5वें के अंदर शासक बनने से संबंधित जानकारी हमें मिल जाती है। तो चौथे व 5वें के अंदर हमें शासक बनने से संबंधित जानकारी मिल जाती है। 4 व 5 समुद्रगुप्त के शासक बनने से संबंधित जानकारी, शासक बनने व कई विद्रोहों का भी हमें उल्लेख मिल जाता है। शासक बनने व विद्रोहों का उल्लेख, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चौथे व 5वें श्लोक के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। और क्या बात याद रख सकते हैं आप? 7वें श्लोक के अंदर क्या लिखा हुआ है? 7वें श्लोक में, 7वें श्लोक की बात करें तो 7वें श्लोक के अंदर हमें लिखा हुआ मिलता है सफलताएं, सफलताओं का उल्लेख। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं। 28वें और 29वें अपने 2 श्लोक और हो जाते हैं, एक हो जाता है 28वां, एक हो जाता है अपना 29वां, उनकी भी चर्चा करेंगे। पहले आप इतना कुछ लिख सकते हैं, प्रयाग प्रशस्ति में हमें क्या क्या मिलता है? समुद्रगुप्त के गुणों के बारे में और उसकी सैनिक सफलताओं के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। उसमें जो प्रथम 6 श्लोक मिलते हैं उसमें शिक्षा, उसके उत्तरदायित्व और राजपद ग्रहण करने से संबंधित जानकारियाँ मिलती है, जिनमें से पहला और दूसरा श्लोक हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। चौथे और 5वें के अंदर शासक बनने और विद्रोह का उल्लेख मिलता है, कुछ विद्रोह किए गए थे तो उस चीज़ का हमें जानकारी मिल जाती है। 7वें श्लोक की बात की जाए तो सफलताओं का उल्लेख मिलता है समुद्रगुप्त की। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की सफलताओं का उल्लेख हमें प्रयाग प्रशस्ति के कौन से श्लोक में मिलता है? तो वो मिलता है 7वें श्लोक के अंदर, याद रख लेना। ठीक है, अब अपन चर्चा करते हैं और
इन चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ। अब अपन चर्चा करते हैं अपनी अगली चर्चा की, और अपनी अगली चर्चा जो हो जाती है वो किस चीज़ से संबंधित होएगी, वो होएगी 28वें और 29वें। 28, 29 ये दो श्लोक हैं। इन दो श्लोकों के अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है, तो उसके वंश के बारे में और उसके माता पिता के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अंदर समुद्रगुप्त के वंश व माता पिता, ठीक है, समुद्रगुप्त के वंश व माता पिता का उल्लेख हमें 28वें और 29वीं पंक्तियों में देखने को मिलता है। और अंतिम पंक्तियों के अंदर इसके अंतिम पंक्तियां जो है वहाँ हमें हरिशेन की जानकारी मिलती है। हरिशेन ने अपनी खुद की जानकारी लिख दी है। हरिशेन की जानकारी हमें उपलब्ध हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। शायरी के सारे श्लोकों में कौन सा इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। इनको आप रट लेना, याद कर लेना। एग्ज़ाम के अंदर कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, उनका कोई भरोसा नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है कि 7वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है पहले और दूसरे श्लोक से संबंधित क्या जानकारी हमें उपलब्ध होती है, तो आप कहेंगे कि वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा आपसे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछा जा सकता है कि ये प्रयाग प्रशस्ति है किस प्रकार की, तो ये आप बता सकते हैं कि इसका जो है 35 फुट तो ये हाइट है। एक गोल बोले तो एक गोल स्तंभ के ऊपर ये बनी हुई है प्रयाग प्रशस्ति, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। 35 फुट इसकी हाइट है। प्रयाग गंगा यमुना के संगम पर एक दुर्ग के अंदर ये स्थित है। ये चीज़ आप याद रखना। सर्वप्रथम इसका जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था 1834 में ए ट्रायर के द्वारा। तो ये चीज़ हमारी प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी हो जाती है। और दूसरी अपनी प्रशस्ति हो जाती है एरण प्रशस्ति। समुद्रगुप्त से संबंधित जानकारी हमें उपलब्ध कराती है, वो है एरण प्रशस्ति। एरण प्रशस्ति। और एरण प्रशस्ति के बारे में आप केवल इतना याद रख सकते हैं कि इसके अंदर नाग राजाओं पर विजय का उल्लेख मिलता है। नाग राजाओं पर विजय का उल्लेख, ये चीज़ हमें उपलब्ध होती है एरण प्रशस्ति से, याद रख लेना। इतनी जानकारी हमारे लिए काफ़ी होती है प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित और एरण प्रशस्ति से संबंधित। अब अपन बात करते हैं समुद्रगुप्त की दूसरी चीज़ जिसे अपन सोने के सिक्के बोलते हैं। और उन्हीं सिक्कों पर समुद्रगुप्त की जो जानकारी हमें उपलब्ध होती है वो उसकी उपाधियों का उल्लेख हमें सिक्कों पर ही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त काल के सिक्के। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिक्के किस प्रकार के हमें प्राप्त हुए हैं? सिक्के जो हैं वो हमें सोने के भी प्राप्त होते हैं, ठीक है। सोने के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। वजन कितना है सिक्कों का? जो वजन है 118 से या फिर 120 ग्रेन, 118 से 120 ग्रेन इनका वजन है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये ग्रेन कौन सी मापतोल की पद्धति आ गई? स्टार लगा लेना और गूगल पे चेक कर लेना ग्रेन कौन सी चीज़ है। ये आप गूगल पे ढूंढना और थोड़ा बहुत कॉमन सेंस के हिसाब से सोचने की कोशिश करना कि ये ग्रेन होता क्या है वास्तव में, ठीक है, ठीक है। सिक्के हमें कई प्रकार के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों के हमें कई प्रकार प्राप्त हुए हैं। जैसे कि प्रकारों की बात की जाए तो आप ये याद रख सकते हैं, एक तो हो जाता है अपना दंडधारी, ठीक है। दूसरा सिक्का हम अश्वमेध से संबंधित मिलता है, अश्वमेध, ठीक है। तीसरा जो हमें सिक्का हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है व्याघ्र निहंता, ये हमें सिक्का प्राप्त हो जाता है, ठीक है। चौथा सिक्का हम बात करें तो धनुर्धर
धनुष हाथ में लिए हुए, ठीक है, उसे धनुर्धन बोलेंगे, ठीक है। पांचवा सिक्का जो अपन प्राप्त करते हैं वो वीणा वादक, वीणा बजाते हुए, वीणा वादक। तो ये इतने प्रकार के हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। हमें समुद्रगुप्त के दंडधारी, अश्वमेध, व्याघ्र निहंता, धनुर्धर और वीणावादक प्रकार के हमें सिक्के प्राप्त होते हैं, जिन पर हमें कई सारी देवियों का चित्र अंकन मिलता है। तो इन पर देवियों का चित्र हमें मिलता है, देवी का चित्र, और देवी का भी कई सारे चित्र हमें प्राप्त होते हैं। चित्रों के अंदर यदि बात की जाए तो कोई देवी सिंहासन पर बैठी हुई है, याद रख लेना, सिंहासन, सिंहासना, ये क्या होगा, सिंहासनासीन, ठीक है। दूसरी देवी हमें मंचासीन, मंच पर बैठी हुई, मंचासीन, ठीक है। तीसरी अपने को कौन सी प्राप्त होती है, चामरदारिणी, चामरदारिणी, ठीक है। चौथी बोले तो जल में मकर के साथ में, जल में मकर के साथ, मकर के साथ। जो बच्चा हिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहता है वो चामर क्या होता है, चामरदारिणी कौन सी देवी हो गई, सिंहासन पर बैठी हुई है ये हमें पता है, मंच पर बैठी हुई मिलेगी तो मंचासीन मान लेते हैं। ये चामरदारिणी और ये जल में मकर के साथ में बैठी हुई देवी कौन सी देवी है, ये आपको ढूंढना है गूगल से और जानना है। यदि आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि चामरदारिणी देवी कौन सी होती है, ठीक है। यहाँ पर चामर शब्द का क्या मतलब है, ये चीज़ सोचने लायक है, ठीक है। तो ये हमें देवी के चित्र प्राप्त होते हैं, सिंहासनासीन, मंचासीन, चामरदारिणी और जल में मकर के साथ। ये हमें देवी के सिक्कों पर उल्लेख मिलता है। अब अपन और चर्चा कर लेते हैं सिक्कों की। यदि चर्चा कर रहे हैं तो इतनी जानकारी अपन ने जान ली है सिक्कों के बारे में। दूसरी चीज़, अपन इन पर कुछ शब्द लिखे हुए मिलते हैं। एक शब्द तो हमें समुद्र, दूसरा शब्द हमें समुद्रगुप्त। ये दोनों वर्ड हमें लिखे हुए सिक्कों पर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखने ला। और सिक्कों पर कुछ उपाधियां भी लिखी हुई है, अश्वमेध पराक्रम, पराक्रम, ठीक है। तो अश्वमेध पराक्रम, पराक्रम, ठीक है, अश्वमेध पराक्रम, व्याघ्र पराक्रम, ठीक है। दो, तीसरा अपने को मिलता है अप्रतिरथ, अप्रतिरथ है, ठीक है। और कौन सा सिक्का हमें प्राप्त होता है, कृतांत परशु, कृतांत परशु। ये कई सारे वर्ड हैं जो हमें समुद्रगुप्त के सिक्कों पर लिखे हुए मिलते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आपको ये सब चीज़ें याद रखना है, ये उपाधियां भी हो जाती है, ठीक है। समुद्रगुप्त की उपाधियों के बारे में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी, तो आपसे यही वर्ड लिखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। समुद्रगुप्त के सिक्कों के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है। यदि आप किसी एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं और लिखते हैं तो बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। परिवार से संबंधित जानकारी मैंने आपको बता दी है। अब अपन और चर्चा जो है वो कल करेंगे, इतनी काफ़ी होती है। आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है जिनको आप अपने नोट कर सकते हैं नोटबुक के अंदर, और हमारे लिए इतना काफ़ी हो जाता है, वरना काफ़ी ज़्यादा हेवी हो जाएगा। ये गुप्त साम्राज्य भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, ठीक है। बाकी चीज़ें कल चर्चा करेंगे।